काल, मैं अब्दुल सत्तार और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रक फिर। रात के तकरीबन 8 बज चुके हैं और कहानियों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ट्रक अब्दुल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। कहानी बड़ी अजीब है। फिल्मों, ड्रामों और नावल के ज़रिए से आपने पढ़ा और सुना होगा कि पुलिस जब कोई कातिल पुलिस की नज़रों से ओझल हो जाता है या पुलिस उसको तलाश करती है और वो होशियारी और चतुराई दिखाता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए भेष बदल कर जाती है और किस तरीके से पुलिस उसको तलाश करके सलाखों के पीछे पहुंचाती है, ये आपने अब तक फिल्मों और कहानियों के ज़रिए देखा और सुना होगा। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाएंगे जहां एक ऐसा कातिल जो 23 साल तक पुलिस को साधु बनकर चकमा देता रहा, जो 23 साल तक भेष बदलकर किसी आश्रम में रहता रहा, साधु बनकर जिंदगी गुजारता रहा, लेकिन कहते हैं कि पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं। 23 साल के बाद कैसे एक ईमानदार ऑफिसर अजय कुमार तोमर, जिन्होंने उसकी इस फाइल को उठाया और उसको गिरफ्तार कराया और फिर उसको कैसे सलाखों के पीछे पहुंचाया। कहानी वाकई अपने आप में एक अजीब कहानी है। ऐसी कहानियां बड़ी कम होती हैं कि पुलिस इतने लंबे वक्त के बाद किसी मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचाए। 23 साल का अरसा गुजर गया। इतने अरसे में जो कोई भी इंसान होता है उसकी खुद की पहचान भी बदल जाती है, उसके चेहरे की रंगतें बदल जाती हैं, उसका जो लाइफस्टाइल होता है वो चेंज हो जाता है और उसकी तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं कि शायद उसकी फ़ोटोज़ के ज़रिए से उस तक पहुँचना बेइंतहा मुश्किल होता है। ऐसा हुआ है कि पुलिस ने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद पुलिस ने अब उसको सलाखों के पीछे पहुँचा दिया। शुरू कहानी यहाँ से होती है कि 3 सितंबर 2001 को सूरत, गुजरात में एक कत्ल होता है विजय नाम के एक शख्स का। पुलिस के पास कॉल आती है कि कॉलोनी में कत्ल हो गया। पुलिस मौके वारदात पे पहुंचती है, लाश को उठा के पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है और कातिलों के जो नाम पुलिस के सामने आते हैं उनमें जो मेन एक्यूज था उसका नाम होता है पदम। पुलिस उसको धरपकड़ करने की कोशिश करती है लेकिन पदम पुलिस की गिरफ्त से बचकर किसी जगह भाग निकलता है, लेकिन उसके साथ जो दूसरे दो उसके साथी थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन पदम पुलिस की पहुंच से दूर रहता है। पुलिस अपनी तफ्तीश जारी करती है और पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे चलाते हुए ये पता करती है कि क्या पदम गुजरात का ही रिहायशी था, सूरत का, या फिर पदम किसी दूसरी स्टेट से आकर गुजरात में काम करता था। अब पुलिस को उसका जो एड्रेस है वो मिलता है। पुलिस को पता चलता है कि वो गंजाम एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की, वहां का रहने वाला है। अब पुलिस अपनी एक टीम गठित करके उड़ीसा पहुंच जाती है। गंजाम के उन इलाकों में उसको तलाश करने की कोशिश की जाती है। उसके घर तक, उसके गांव तक पहुंचा जाता है लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चलता। वहां से बताया जाता है कि पदम कई सालों से गांव नहीं आया या वो बड़ा कम गांव में आता है, वो तो गुजरात में किसी जगह रहता है। अब पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। पुलिस वापस गुजरात आ जाती है और जिस तरीके से कार्रवाई पुलिस धीमे तौर से करती है, इस तरीके से पुलिस की कार्रवाई भी मंथर पड़ गई और वक्त गुजरने के साथ साथ वो फाइल दूसरी बड़ी फाइलों के नीचे दब के रह गई। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो जो कातिल था उसे भी शायद ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी कि अब तो जो फाइल है वो मध्यम पड़ गई, फाइल इतनी कहाँ खो गई, कुछ अता पता नहीं है, और वो भी अपनी ज़िंदगी अब सही तरीके से गुजारने लगा था। फिर आ जाता है 23 साल गुजर जाने के बाद मार्च 2023 और फिर गुजरात में एक नए पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं, अजय कुमार तोमर। अजय कुमार तोमर पुलिस की टीम को कहते हैं कि पुरानी फाइलें उठाई जाएं और जो हत्या के मामले हैं, जो किडनैपिंग के मामले हैं, जो इस तरीके के मामले हैं, जो बड़े कोई भी क्राइम इस शहर में हुए हैं, वो फाइलें खंगाली जाएँ। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पुरानी फाइलें खंगाली जाती हैं और 15 ऐसे मामले अजय कुमार तोमर के सामने आते हैं जिन पे वो चाहते हैं कि इन पे काम किया जाए। उन्हीं में से एक मामला विजय की हत्या का मामला होता है। अब पुलिस के सामने बहुत सारी चीज़ें थी कि जो कातिल 2 पकड़े गए थे, पुलिस पहले उन तक पहुँचती है। वो कहते हैं कि उसके बाद हमारा दोबारा जो है उनसे संपर्क नहीं हो पाया किसी भी तरीके से और हमें नहीं पता कि पदम कहाँ चला गया है। पुलिस के पास कुछ ऐसे क्लू नहीं होते जिनसे पुलिस को लगे कि अब हम उसको पकड़ सकते हैं, उस तक पहुँच सकते हैं। लेकिन फिर भी पुलिस कोशिश करती है कि किसी तरीके से कड़ियाँ जोड़कर पदम तक पहुँचा जाए।
सबसे पहली कड़ी पुलिस की यही होती है कि पुलिस के पास उसकी एक फ़ोटो होती है, उसका जो पुराना एड्रेस होता है उड़ीसा का, पुलिस वो फ़ोटो लेकर, वो एड्रेस लेकर अपनी एक टीम गठित करके पहुँच जाती है उड़ीसा के गंजाम इलाके में। और वहाँ की पथरीली ज़मीनों में जब उसको तलाश करने की कोशिश की जाती है, तो पता चलता है कि पदम 23 साल से अपने घर वापस ही नहीं लौटा। पुलिस के हाथ खाली होते हैं। लेकिन इस दौरान एक चीज़ पुलिस कहीं न कहीं सोचती है कि हो सकता है जो चीज़ें हमारे सामने आनी चाहिए वो नहीं आई हों। पुलिस वहाँ गाँव के लोगों से बातें करती है और पुलिस वहाँ अपने जासूस छोड़ आती है। गाँव के लोगों को पुलिस बताती है कि इस तरीके से कत्ल हुआ है, इस गाँव का वो बंदा था और वो हमारी पहुँच से दूर है। अब होता क्या है कि जो गाँव के लोग होते हैं वो इस पे नज़र रखनी शुरू कर देते हैं। पुलिस उनके नंबर लेके आती है। अब वो 2001 का वो ज़माना था जब शायद फ़ोन इतने ज़्यादा नहीं थे, कॉल ट्रेस करने के शायद इतने ज़्यादा जो सिस्टम्स हैं वो नहीं थे। टेक्निक जो अब 2023 में आ गई है वो शायद 2001 में नहीं थी। वो सारी चीज़ें जो 2001 से अब बदल गई हैं वो शायद 2001 में नहीं थी। तो पुलिस वहाँ से कुछ नंबर लेके आती है और फिर उन नंबरों के ज़रिए पुलिस बार-बार उनसे तलाश करने की, उनसे उस बारे में बात करने की कोशिश करती है। पुलिस को 10 से 15 दिन गुज़र जाते हैं लेकिन कोई क्लू पुलिस को नहीं मिलता। इस दौरान पुलिस उनसे बात करके उन्हें कहती है कि क्या आपके पास पदम की जो फैमिली है उसके नंबर हैं? पुलिस को वो लोग फैमिली के जो नंबर हैं वो दे देते हैं। अब पुलिस उन नंबरों को ट्रैक करना स्टार्ट कर देती है, उनको ट्रेस करती है पुलिस। अब ये जिस भी नंबर से कॉल आता था पुलिस दोबारा उसको ट्रेस करती थी, पता लगाती थी ये नंबर कहाँ का है, कहाँ का है। अब एक नंबर से पदम की फैमिली के पास फ़ोन जाता है और वो नंबर होता है मथुरा का। अब पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस ये तमाम चीज़ें पता लगा चुकी थी कि इनकी रिश्तेदारियाँ कहाँ हैं, तो पुलिस को पता चलता है कि ओडिशा में यहाँ आस-पास में रिश्तेदार यहाँ हैं, क्या इनकी फैमिली का कोई और मेंबर भी ऐसा है, जो किसी दूसरी स्टेट में काम करता है, तो पता चलता है और कोई ऐसा मेंबर नहीं है। तो पुलिस कहीं न कहीं ये क्लू जोड़ने की कोशिश करती है कि मथुरा से जो एक दिन में 2 बार इनके घर में कॉल गई है या बारहा इन नंबर से अब बात होनी शुरू हुई है, तो कहीं न कहीं ये इनकी फैमिली का ही मेंबर है। अब पुलिस मथुरा के उस नंबर को ट्रेस करना शुरू कर देती है। पता चलता है कि वो मथुरा का ही नंबर है और कोई शख्स है जो मथुरा में ही उस नंबर को यूज़ कर रहा है। अब पुलिस दोबारा गाँव में पता करती है और क्लू तलाश करने की कोशिश करती है, तो गाँव के लोग भी थोड़ा-सा बताते हैं क्योंकि गाँव में शायद थोड़ा-सा पता चल गया था कि पदम किसी जगह आश्रम में रह रहा है, साधु बनकर अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है और उसने इतने दिनों के बाद अपने घर में जो है वो संपर्क किया है, कॉन्टैक्ट किया है। अब पुलिस के पास जब ये क्लू पुलिस को मिल गया कि वो मथुरा के किसी आश्रम में है, तो पुलिस के लिए थोड़ा-सा आसान हुआ कि हम किसी तरीके से उसको तलाश करें। लेकिन जैसे ही पुलिस की एक टीम गठित की जाती है, उस टीम में होते हैं पुलिस के एक सहदेव होते हैं, हरिचरण होते हैं और एक अशोक कुमार होते हैं। इन 3 पुलिस के जो अ, जवान होते हैं, इनकी एक टीम गठित करके इनको मथुरा भेजा जाता है। लेकिन जैसे ही ये मथुरा आते हैं, तो यहाँ के इनको पता चलता है कि यहाँ तो सैकड़ों आश्रम हैं और यहाँ किसी एक शख्स को तलाश करना बड़ा मुश्किल होता है। अब पुलिस उसकी पुरानी फ़ोटो दिखाती है, नाम बताती है, तो ऐसा कोई नाम नहीं होता। लेकिन पुलिस को पीछे से गाँव से पता चलता है कि अब उसने अपना नाम बदल कर गंगादास पांडा रख लिया है। पहला उसका नाम पदम था लेकिन अब उसने अपना नाम बदलकर गंगादास पांडा रख लिया। अब पुलिस इस नाम के किसी साधु को तलाश करने की कोशिश करती है। पुलिस को कोई शख्स बताता है कि इस नाम का एक शख्स मथुरा के पास एक आश्रम है नंदगाँव में, उस आश्रम में रह रहा है। अब पुलिस पहुँच जाती है नंदगाँव। जैसे ही पुलिस नंदगाँव पहुँचती है तो पुलिस के जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि कहीं हम किसी गलत शख्स को गिरफ्तार ना कर लें क्योंकि वो एक साधु है और अगर उसको इस तरीके से गलत हमने गिरफ्तार कर लिया तो धर्म के नाम पर लोग इमोशनली हो जाते हैं और चीज़ें जो हैं जो हमारी जो तफ्तीश है वो कहीं न कहीं ख़राब हो सकती है। यहाँ से पुलिस के जो लोग हैं वो भी एक चीज़ उनके ज़हन में आती है कि कहीं न कहीं अब हमें भी साधु बन जाना चाहिए, सेवादार बन जाना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि वो ऐसा ही जो भेष होता है वो धारण कर लेते हैं और वो साधु बन जाते हैं। और वो कहते हैं कि हम यहाँ सेवा करने के लिए आए, हम इस आश्रम में रहना चाहते हैं और वो उस आश्रम में पूरा हुलिया बदलकर उसी आश्रम में पहुँच जाते हैं, तीनों जो पुलिस के जवान होते हैं और वहाँ वो लोगों से इस बारे में पूछते हैं कि यहाँ गंगादास पांडा नाम का कोई साधु है। पता चलता है कि हाँ है, लेकिन वो अभी यहाँ है नहीं, शाम को आ जाएँगे, शाम को वो आ जाते हैं। तो पुलिस के जो लोग होते हैं, वो लोगों से कहते हैं कि हम इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं और हमें इनकी सेवा करनी है।
तो इसी दौरान उनको ये बात बताई जाती है कि कोई कुछ लोग आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं और वो आपके बहुत पुराने सेवादार रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपसे बात करें, मिलें आपसे। तो उनको बुला लिया जाता है, वो जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, पाँव दबाते हैं, कोई सर दबाता है। इस दौरान वो जो फ़ोटो होती है, उससे उनकी शक्ल मिलाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी-थोड़ी उनको नज़र आती है कि शायद इस तरीके की आँखें हैं, इस तरीके के नाक थे और वो चीज़ें कहीं न कहीं वो रियलाइज़ कर रहे होते हैं। इसी दौरान जो पुलिस के लोग होते हैं, वो अपने बारे में तरह-तरह की बातें जो इधर-उधर की होती हैं, वो शुरू कर देते हैं। वो बताते हैं कि बाबा जी उनसे पूछते हैं कि आप यहीं सेवा करने आए हैं या आप दूसरी जगह भी गए हैं? वो कहते हैं कि हम तो मुल्क के बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारे आश्रमों में बाबाओं की और इस तरीके से सेवा करने के लिए जाते रहते हैं और हम करते हैं सेवा, ये हमारा काम है और हम धार्मिक आदमी हैं। तो वो बाबा जी से पूछते हैं कि आप भी कभी गए हैं? तो बाबा जी बताते हैं कि हाँ, मैं गुजरात भी रहा हूँ और मुझे गुजरात के बारे में भी पता है। फिर उनको और स्टेटों के बारे में पूछते हैं। फिर वो उगल देते हैं कि हाँ, मैं उड़ीसा के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ, मैं उड़ीसा का रिहायशी हूँ। यहाँ से पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है और फिर इतनी बातें होती हैं कि पुलिस के लोग स्थानीय पुलिस को वहाँ इन्फॉर्म करते हैं, उन्हें बताते हैं कि हम जिस मुजरिम को, जिस कातिल को पकड़ना चाहते थे, वो अब हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने है। लोकल पुलिस वहाँ आती है और तमाम जो सबूत और शवाहिद थे, उनको देखती है। जब कत्ल हुआ था, वहाँ की उस टाइम की फाइल होती है, रिपोर्ट देखती है उनको और ये चीज़ें होती हैं, पुलिस उसको गिरफ्तार करके वहाँ ले जाती है सूरत में। अब जब वो वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके पुलिस छानबीन करती है और फिर उनसे पुलिस पूछती है कि मामला क्या था? अब वो एक कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि मेरा जो विजय था जिसको मैंने कत्ल किया है, उसकी एक मुँह बोली बहन के साथ मेरे रिलेशन थे और विजय हमेशा हमारे दरमियान टपक पड़ता था। हमारे दरमियान विजय एक आड़ बना हुआ था। हम जब भी कहीं मिलते थे तो विजय को परेशानी होती थी और वो हमारे दरमियान टपक पड़ता था। इस दौरान मैंने सोचा कि ये हमेशा ही हमारे लिए मुसीबत बना रहेगा तो इसको रास्ते से हटाया जाए। तो मैंने इसको कत्ल करने का प्लान बनाया और अपने 2 साथियों के साथ इसको कत्ल कर दिया। उसके बाद मैं उड़ीसा चला गया, लेकिन मैं अपने घर नहीं गया, मैं गाँव के आस-पास अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के पास रहने लगा। मैंने उनको सच्चाई बताई कि मुझसे ऐसा एक मामला, मैंने किसी का कत्ल कर दिया। इसी दौरान उसे खबर लगती है कि उनके घर तक पुलिस आई है। फिर वो इरादा बदल लेते हैं कि अब मुझे कभी घर नहीं आना और अगर मैं घर आऊँगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी क्योंकि जब पुलिस गुजरात से उड़ीसा तक जा सकती है तो पुलिस मुझे शायद नहीं बख्शेगी। फिर उसके ज़हन में 1 डेढ़ साल तक और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, शहर बदल कर वो जगह-जगह रहते हैं। फिर उनके ज़हन में एक बात आती है कि मुझे साधु बन जाना चाहिए, मैं कभी अपने बाल नहीं कटवाऊँगा और इस तरीके से मेरी जो पहचान है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बदली जाएगी और फिर शायद मुझे पकड़ना पुलिस के लिए मुश्किल हो जाएगा और फिर वो बाल बढ़ा लेते हैं और फिर वो आ जाते हैं मथुरा के एक आश्रम में, जहाँ वो अपनी 23 साल की जो ज़िंदगी है 22 साल, 1 साल, डेढ़ साल तो वो उधर ही गुज़ारते हैं और वो 22 साल इस तरीके से आश्रम में साधु बनकर अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं। लेकिन इस दौरान वो कभी भी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते। उनको घर की याद आती है लेकिन वो फिर भी अपनी चीज़ों को नॉर्मली रखने की कोशिश करते हैं। वो 2021 में अपने घर संपर्क करने की कोशिश करते हैं, उनके पास वहाँ का कोई नंबर नहीं था, लेकिन उनके कुछ नंबर याद थे जो उस वक़्त लैंडलाइन नंबर उनकी घर के आस-पास के नंबर थे। वहाँ वो कॉल करते हैं, फिर उनका संपर्क नहीं होता, फिर किसी तरीके से वहाँ के आस-पास दूसरे लोगों के ज़रिए से वो अपनी फैमिली का नंबर लेकर अपनी फैमिली में बात करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो फैमिली में बात करना शुरू करते हैं, फाइल सामने आती है और फिर वो इस तरीके से पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच पाते। तो कहते हैं कि पुलिस के जो हाथ होते हैं वो बड़े लंबे होते हैं और ये इस तरीके से पुलिस ने किस तरीके से उसकी फ़ाइल को 23 साल के बाद उठाया और फिर किस तरीके से छोटे-छोटे जो क्लू हैं उनको जोड़कर उस तक पहुँची और एक कातिल जो 23 साल तक पुलिस की नज़रों से ओझल रहा, जो पुलिस को चकमा देता रहा, जो पुलिस की गिरफ्त से बचकर एक साधु बनकर किस तरीके से एक आश्रम में रहता रहा, उसको पुलिस ने किस होशियारी के साथ, किस ईमानदारी के साथ एक ऑफ़िसर ने उसकी फ़ाइल को उठाया और फिर किस तरीके से एक टीम गठित करके उसको गिरफ्तार कर लिया। तो हम सबसे पहले सैल्यूट करते हैं जो वहाँ के इंस्पेक्टर थे अजय कुमार तोमर और उनके साथ-साथ जो टीम गठित की गई थी जिसमें सहदेव थे, जिसमें हरिचरण थे, जिसमें अशोक कुमार थे, जिस टीम ने इस कातिल को 23 साल के बाद सलाखों के पीछे पहुँचाया। तो आज की जो कहानी हमने आपको सुनाई है, ये बिल्कुल एक सच्ची घटना है, जो गुजरात के सूरत शहर की है, जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चा का जो विषय है वो बनी रही चैनल्स पे और कई अखबारों के ज़रिए से इस खबर को जो चलाया गया तो खबर हम तक पहुँची। हमने सोचा कि ये खबर
हमें भी ये कहानी अपने दोस्तों और अपने भाइयों के साथ ज़रूर साझा करनी चाहिए। तो आज की कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।